बबीता को उम्मीद नहीं थी कि वह एक दिन रुद्र से फिर मिलेगी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम अब न्यू टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? हाँ, मैं फिलहाल एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर न्यू टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। ये तो बहुत अच्छा है, अब हमें भविष्य में मिलने के ढेर सारे मौके मिलेंगे। रुद्र की बात सुनकर बबीता ने खुशी से चिल्लाया, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें स्कूल में देखा है। रुद्र ने बबीता से फुसफुसाकर कहा, मैं पहले ही चौथे साल में हूं और मुझे इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मैं अक्सर क्लास के लिए वापस नहीं आती। तुम मुझे नहीं देख पाए, ये सामान्य है, बबीता ने जल्दी से कहा। ओह, मैं समझा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। बबीता थोड़ी झिझकी, फिर पूछा, मैं अभी स्टेज पर गाना गाने गई थी, क्या तुमने वह देखा? हाँ, मैंने देखा, तुमने काफी अच्छा गाया, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तारीफ के लिए धन्यवाद। बबीता ने रुद्र को देखकर प्यारी सी मुस्कान दी। विवेक और देवेश्वर रुद्र को देखकर पूरी तरह हैरान थे। वे सचमुच समझना चाहते थे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बबीता रुद्र से बात कर रही थी, उन दोनों को महसूस हो रहा था कि वे करीबी दोस्त हैं। कौन सोच सकता था कि रुद्र और बबीता दोस्त होंगे? इसी क्षण एक काला सूट पहने बॉडीगार्ड बबीता के पास आया और उससे फुसफुसाया, मैम, हमें चलना चाहिए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर बबीता थोड़ी नाखुश लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और रुद्र से पूछा, रुद्र, तुम किस क्लास में हो? रुद्र ने बबीता को अपनी क्लास के बारे में बता दिया। मुझे अभी जरूरी काम है, इसलिए मैं पहले जा रही हूं। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। बबीता मुस्कुराई और फिर मुड़कर चली गई। बबीता के जाने के बाद विवेक और देवेश्वर को होश आया। रुद्र, तुम सचमुच बबीता को जानते हो? विवेक की आंखें अविश्वास से फटी रह गई। मुझे लगता है ऐसा ही है, रुद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, पर हम बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं। जिस तरह से बबीता तुमसे बात कर रही थी, उससे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, देवेश्वर ने कहा। रुद्र इस बात को और आगे समझाना नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ा और बोला, चलो जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। नहीं रुद्र, तुम्हें आज बबीता और तुम्हारे बीच क्या हुआ, ये मुझे साफ साफ बताना होगा। विवेक ने सीधे रुद्र का रास्ता रोक दिया और उत्साहित भाव से रुद्र से पूछा। रुद्र ने विवेक की बात सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी लाचारी थी। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें ये क्यों समझाना चाहिए? बस इसलिए कि बबीता मेरी देवी है, विवेक ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, तो फिर? रुद्र जानता था कि अगर उसने अभी मामला साफ नहीं किया तो विवेक पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने बबीता से अपनी मुलाकात की पूरी प्रक्रिया संक्षेप में विवेक को समझा दी। आखिरकार ये कोई अहम बात नहीं थी। विवेक को असली बात पता चलने के बाद उसे बहुत ईर्ष्या हुई। आखिरकार रुद्र के पास प्रिया जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी और वह बस एक विमान यात्रा से बबीता जैसी अमीरजादी से जान पहचान बना सकता था। विवेक को बहुत जलन हुई। अपनी तुलना तुमसे करना सचमुच गुस्सा दिलाता है। रुद्र, तुम सचमुच इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को जानते हो, मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की से कब जानने को मिलेगा? विवेक ने ईर्ष्या से कहा। रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और इसके बजाय विवेक और देवेश्वर को रेस्टोरेंट ले गया। अगले दिन रुद्र क्लास के लिए स्कूल पहुंचा। हालांकि पहला पीरियड खत्म होने से पहले ही उसने अपनी कक्षा के दरवाजे पर बबीता को खड़े देखा। बबीता में एक अनोखी शीतलता थी जो आम लड़कियां बना नहीं सकती थी। इसके अलावा वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सफेद वन पीस स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी लंबी कदकाठी छोटी स्कर्ट के विपरीत खास तौर पर दिख रही थी। उसकी पतली और गोरी टांगे बिना किसी संकोच के हवा में खुली थी। उसने काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते भी पहने थे और उसका प्यारा चेहरा, साथ में उसके घने काले घुंघराले बाल बहुत लुभावने थे। जब वो कक्षा के दरवाजे पर दिखी तो सबकी नजरें बबीता पर थी। किसी का भी व्याख्यान सुनने का मन नहीं था और इस क्लास के व्याख्याता ईशा नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। यह देखकर कि छात्र सभी बाहर पर ध्यान दे रहे हैं,
व्याख्याता लाचार दिखे। बबीता यहाँ क्यों आई है? हाँ, मेरी देवी यहाँ क्यों है? क्या वह मुझे ढूंढने आई है? सपना देखना बंद करो। हमारी क्लास में कोई होगा जो उसे जानता होगा। इतना शक्तिशाली कौन है जो बबीता को जानता है और उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए मना लिया? कक्षा में छात्र धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। जब छात्र प्रतिनिधि मेहर ने बबीता को देखा तो उसकी आंखों में संदेह की एक झलक आई। जब विवेक ने बबीता को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। वो रुद्र, जो ध्यान से लेक्चर सुन रहा था, की ओर मुड़ा और बोला, रुद्र, बबीता तुम्हें ढूंढने आई है ना? लगता तो यही है। रुद्र ने लेक्चर सुनते हुए उदासीनता से जवाब दिया। उसने बबीता की तरफ देखा तक नहीं। रुद्र को कॉलेज आए काफी समय हो गया था, इसलिए उसे जल्द ही एहसास हुआ कि लेक्चरर जो कुछ भी बता रहे थे उसमें से बहुत कुछ उसकी समझ से बाहर था। इसलिए रुद्र ने फैसला किया कि वो इस समय का फायदा उठाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। जहां तक बबीता के उसे ढूंढने आने की बात थी, उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरकार रुद्र की नजरों में बबीता एक बहुत जरूरी इंसान होने के बावजूद महज एक साधारण लड़की थी। इसलिए रुद्र ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। जब विवेक और देवेश्वर ने देखा कि रुद्र अब भी इतने शांत रह सकते हैं तो वे मन ही मन उनकी तारीफ करने लगे। अगर बबीता जैसी कोई देवी उन्हें ढूंढने आती तो वे शायद खुशी से उछल पड़ते। विवेक मुस्कुराया, रुद्र, ये तो कमाल है कि तुमने इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और बबीता को भी जानते हो। क्यों ना मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं? क्या तुम मुझे लड़कियों के साथ घुलना मिलना सिखा सकते हो? रुद्र ने विवेक की बात सुनकर लाचारी से मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अगर रुद्र विवेक को बताता कि असल में उसकी एक ट्विच सेलिब्रिटी प्रेमिका भी है और ईशा मेहता उसके घर पर रह रही है, तो विवेक शायद उसी वक्त रुद्र के सामने घुटने टेक देता। लेकिन रुद्र ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करना खुद अपने लिए मुसीबत मोल लेने जैसा होता। रुद्र को इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत शायद मुसीबत से ही थी। आखिरकार उसे इतना आरामदायक जीवन बमुश्किल मिला था। उसे इसका ठीक से मजा लेना था। इस बीच क्लासरूम में छात्र पूरी क्लास के दौरान बबीता को लगातार देखते रहे। वे सब बहुत उत्सुक थे। बबीता किसे ढूंढ रही थी, लेकिन जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान कर दिया। जब घंटी बजी तो रुद्र क्लासरूम से बाहर निकला और बबीता के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर क्लासरूम के छात्रों को अचानक एहसास हुआ कि बबीता असल में रुद्र को ढूंढने आई थी। ये रुद्र कौन है? हाँ, ये सही है, ये बबीता को जानता है। ये सच में अविश्वसनीय है। ये रुद्र यकीनन कोई साधारण इंसान नहीं है। क्लासरूम के छात्र चौंक गए और दबी आवाज में फुसफुसाहट करने लगे। रुद्र बबीता के सामने गया और धीरे से पूछा, क्या तुम आज मुझे ढूंढने आई हो? बबीता हल्के से मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? रुद्र ने धीरे से पूछा। तो क्या बात है? बबीता थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर रुद्र से पूछा, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं फ्री हूं। क्या हुआ? बबीता ने घबराते हुए कहा, आज रात मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहती थी। रुद्र बबीता की बात सुनकर ही समझ पाया, तुम्हारा जन्मदिन। जब बबीता ने देखा कि रुद्र ने तुरंत हाँ नहीं कहा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। तुम मुझे मना तो नहीं कर रहे हो? मैंने मना करने को नहीं कहा। चूंकि ये तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी है, मुझे जरूर आना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हारे प्रशंसक चंदन खत्री को मुझे देखकर बुरा नहीं लगेगा? रुद्र ने हिचकिचाते हुए कहा। बबीता ने जल्दी से कहा, चंदन की परवाह क्यों करनी? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और आज मेरा जन्मदिन है, चंदन का नहीं। अगर तुम चंदन को नहीं देखना चाहते तो मैं उसे नहीं आने दूंगी। रुद्र ने हल्के से कहा, जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे जगह बता दो, मैं आज रात वहां आ जाऊंगा। बबीता ने जल्दी से एक सोने का इनविटेशन कार्ड निकाला और रुद्र को देते हुए कहा, ठीक है, यह पार्टी का निमंत्रण है, तुम इसे वहां ले जा सकते हो। रुद्र ने निमंत्रण पत्र लिया और फिर मुड़कर क्लासरूम की ओर चला गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। बबीता ने असल में रुद्र के साथ थोड़ी और बात करने की सोची थी, लेकिन उसे जाते देख उसकी आंखों में निराशा झलक गई।
उसने आह भरी और जाने के लिए मुड़ गई। रुद्र के क्लासरूम में वापस आने के बाद विवेक और देवेश्वर स्वाभाविक रूप से ये पूछना चाहते थे कि बबीता उसे क्यों ढूंढ रही थी। हालांकि जब उन दोनों को पता चला कि बबीता ने रुद्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था, तो वे तुरंत हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे के भाव देखकर रुद्र ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को भी आज रात अपने साथ ले चलूं? विवेक ने बहुत समझदारी से मना कर दिया, रहने दो। बबीता ने तुम्हें बुलाया है, हम दोनों को नहीं। अगर हम दोनों वहां गए तो मुश्किल हो जाएगी। जब रुद्र ने देखा कि विवेक और देवेश्वर सच में आने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रुद्र से अलग होने के बाद बबीता बहुत बुरे मूड में थी। उसे लगा कि रुद्र का उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कारण यकीनन चंदन ही था। बबीता ने जोर से डांटा, ये कमीना चंदन इतना बेशर्म क्यों है? फिर उसने अपना फोन निकाला और चंदन का नंबर डायल किया। चंदन ने जल्दी से फोन उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बबीता क्या बात है? बबीता ने ठंडे लहजे में पूछा, चंदन क्या तुमने फिर से रुद्र के साथ कोई परेशानी खड़ी की? चंदन हक्का बक्का रह गया। बबीता ने बीच में ही टोक दिया, चंदन तुम मुझे सच बताओ। चंदन की आंखों में थोड़ी लाचारी झलक गई और फिर उसने दबी आवाज में कहा, मैं कुछ दिन पहले रुद्र से मिला जरूर था। बबीता गुस्से से चिल्लाई, क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी कि रुद्र के पास मत जाना? तुमने सबक क्यों नहीं सीखा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नजरअंदाज करती रहूं? तभी तुम्हें खुशी मिलेगी? चंदन ने घबराकर चिल्लाया, बबीता तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं उस दिन रुद्र से मिला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बबीता ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें यह सब सफाई सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती थी कि भविष्य में दूसरों के मामलों में दखल मत देना। अगर तुमने दोबारा रुद्र के पास जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। 2 सेकंड हिचकिचाने के बाद चंदन ने दबी आवाज में कहा, बबीता गुस्सा मत हो, मैं समझ गया हूं। बबीता ने गुस्से में कहा, वैसे रुद्र आज रात मेरे जन्मदिन की दावत में आ रहा है, उस वक्त उसे धमकाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इस बीच चंदन के घर पर इस समय चंदन अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट रूम में खाना खा रहा था और उनके साथ कुछ हॉट और सेक्सी लड़कियां भी थी। जब चंदन ने बबीता के साथ फोन पर बात खत्म की तो उसका मूड खराब था। उसने अपनी बाहों में बैठी लड़की को एक तरफ धकेल दिया और धीमी आवाज में कहा, यह फिर से वही जालिम रुद्र है। यह अभी तक न्यू टाउन से क्यों नहीं गया? मिस्टर खत्री क्या हुआ? एक नौजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने देखा कि चंदन का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। और क्या होगा? ये वही रुद्र है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। ये लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला है। वो अभी भी न्यू टाउन में है और उसने बबीता से मेरी शिकायत भी कर दी। चंदन ने दांत पीसे। मुझे लगा कोई और बात है। क्या वो मुंबई का कोई गरीब बच्चा नहीं है? नौजवान ने तिरस्कार से मुस्कुराया और आगे कहा, मिस्टर खत्री क्यों न मैं आपकी मदद करूं और इस बच्चे को सबक सिखाऊं। जिस नौजवान ने बात की थी उसका नाम देवांश था। उसका परिवार मनोरंजन एंटरटेनमेंट के कारोबार में था और देवांश के पिता भी न्यू टाउन में एक जाने माने व्यक्ति थे। कहा जाता था कि उनके कुछ अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे, इसलिए उसका मतलब बहुत साफ था। देवांश अच्छी तरह जानता था कि बबीता के दादा चंदन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए भविष्य में चंदन के बबीता से शादी करने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इस समय वो स्पष्ट रूप से भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था और चंदन के साथ पहले से ही अच्छे संबंध बना रहा था। जब चंदन सचमुच मौर्य फैमिली का दामाद बन जाएगा तो उसे भी इसका बहुत फायदा होगा। चंदन स्वाभाविक रूप से जानता था कि देवांश का क्या मतलब है, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, रहने दो। अगर मैंने अभी रुद्र पर हमला करवाया तो बबीता जरूर अंदाजा लगा लेगी कि ये मैंने किया है। जब ऐसा होगा तो बबीता सच में नाराज हो जाएगी और चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मिस्टर खत्री मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने डरपोक होंगे। एक खूबसूरत महिला पास आई और मुस्कुराते हुए कहा,
ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, बस बबीता के साथ मेरे रिश्ते अभी अभी थोड़े सुधरे हैं, मैं उन्हें फिर से बिगाड़ना नहीं चाहता, चंदन ने समझाया। चंदन हमेशा से बबीता का पीछा कर रहा था और ये बात न्यूटाउन के ऊंचे तबके में पहले ही फैल चुकी थी। यहां तक कि सभी को लगता था कि चंदन का उसे पाना बस समय की बात है। देवांश ने चंदन को देखा और आंख मारी, फिर कहा, मिस्टर खत्री, हमें सच में रुद्र के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस मिस बबीता के सामने उसे शर्मिंदा करना है ना? मैं उसे कैसे शर्मिंदा करूं? बबीता तो मुझे उसके पास भी नहीं जाने देगी। चंदन ने बेप्सी से कहा, मिस्टर खत्री, आप रुद्र के पास नहीं जा सकते, पर मैं जा सकता हूं। देवांश ने मुस्कुराया और आगे कहा, आज रात मिस बबीता की बर्थडे पार्टी है, अगर मैं इतने सारे लोगों के सामने रुद्र को शर्मिंदा कर दूं, तो बाकी सब आसान नहीं हो जाएगा। चंदन एक पल के लिए हिचका, फिर उसने पूछा, तुम्हारा क्या करने का इरादा है? देवांश ने अपने पास बैठी लड़की को देखा और अपनी योजना चंदन को बताई। देवांश हंसा, मिस्टर खत्री, आपको मेरा विचार कैसा लगा? बुरा नहीं है, ये एक अच्छा विचार है। चंदन ने सिर हिलाया और कहा, मैं न केवल अपना नाम साफ कर सकता हूं, बल्कि रुद्र को सबक भी सिखा सकता हूं। आज रात हम तुम्हारी योजना पर चलेंगे। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मिस्टर खत्री, आप क्या कह रहे हैं? हमारा कैसा रिश्ता है? मैं ये छोटी सी मदद के लिए नहीं कर रहा हूं, देवांश ने बनावटीपन से कहा। चंदन ने मुड़कर देवांश को देखा, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। वो मूर्ख नहीं था। देवांश का इतना ध्यान देने के पीछे जरूर कोई स्वार्थ होगा। हालांकि चंदन को लगा कि चूंकि देवांश में थोड़ी अक्ल है, इसलिए उसे अपने पास रखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ रुद्र को कोई अंदाजा नहीं था कि चंदन और दूसरे क्या साजिश रच रहे थे। स्कूल के बाद वो घर गया, कपड़े बदले और एक छोटा सा तोहफा चुना। फिर वह टैक्सी लेकर उस होटल पहुंचा जहां बबीता की बर्थडे पार्टी थी। यह होटल मौर्य फैमिली का था। यह बंगाल का एक बहुत ही मशहूर होटल भी था। जब रुद्र गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि तरह तरह की लग्जरी कारें होटल की पार्किंग में जा रही थी। रुद्र की तरह टैक्सी से आने वाला मेहमान बहुत कम था। अमीर लोग सच में अलग होते हैं। उनके जन्मदिन की पार्टियां भी इतनी शानदार होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी मर्सिडीज बेंज लेकर आता, रुद्र ने सोचा। फिर वो होटल के अंदर चला गया। नमस्ते सर, रिसेप्शनिस्ट ने रुद्र का विनम्रता से अभिवादन किया। मैं बबीता की बर्थडे पार्टी में आया हूं, रुद्र ने कहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने रुद्र की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, सर, कृपया मुझे अपना निमंत्रण दिखाइए। रुद्र ने सीधे निमंत्रण पत्र रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, कृपया इस तरफ आइए। ठीक है, रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। फिर रिसेप्शनिस्ट के पीछे चलते हुए वो एक लंबे गलियारे से गुजरा, जब तक कि उसके सामने एक दरवाजा नहीं आ गया। रुद्र जानता था कि बर्थडे पार्टी इसी दरवाजे के पीछे होनी चाहिए। रुद्र अंदर से धीमी संगीत की आवाज भी सुन सकता था। इस समय दरवाजे के दोनों तरफ काले कपड़े पहने दो आदमी खड़े थे। उन्होंने रुद्र का निमंत्रण पत्र देखा और उसे अंदर जाने दिया। हॉल में दाखिल होने के बाद रुद्र ने पाया कि सजावट सच में बहुत आलीशान थी। शानदार क्रिस्टल झूमर, सुरीला संगीत और सफेद संगमरमर की टाइलें विलासिता की सही परिभाषा थी। हालांकि रुद्र बहुत देर से नहीं आया था, फिर भी हॉल लोगों से भरा हुआ था। इनमें से ज्यादातर लोग बंगाल के उच्च वर्ग के थे। वे सब महंगे कपड़े पहने हुए थे। वे 3 या 5 के समूह में थे, फुसफुसा रहे थे या ड्रिंक ले रहे थे। इन सभी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिससे एक अत्यंत मिलनसार, एमिएबल एहसास हो रहा था। आखिरकार वे सभी समाज में जाने माने लोग थे, इसलिए वे अपने हर काम को बहुत महत्व देते थे और कुछ भी ऐसा नहीं करते थे जो शोभा न दे। इस समय हॉल में बहुत लोग थे, पर फिर भी गहन शांति छाई हुई थी। यहां कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था। रुद्र को ईमानदारी से कहूं तो इस तरह के आयोजन बिल्कुल पसंद नहीं थे।
उसे तो थोड़ी घिन भी आ रही थी। उसे लगता था कि ये सारे लोग बहुत बनावटी हैं, जो अपने चेहरे पर एक प्यारा सा मुखौटा लगाए घूम रहे हैं, जबकि असलियत में वे पुराने राक्षस हैं जो निजी तौर पर पूरे के पूरे लोगों को निगल जाते हैं। इतना ही नहीं, रुद्र ने एक अजीब बात भी देखी। जो मेहमान यहां आए थे वे सभी न्यूटाउन के नहीं लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रीना, वैदेही, आर्थर बैनर्जी और बाकी लोग जिनसे रुद्र न्यूटाउन में मिल चुका था, वे कोई भी यहां मौजूद नहीं थे। बाद में रुद्र को यह भी एहसास हुआ कि भले ही मौर्य परिवार का बंगाल में आतंक है, पर न्यूटाउन में उनका प्रभाव उतना व्यापक नहीं था, क्योंकि उनका व्यवसाय न्यूटाउन में नहीं था। इसके अलावा आज बबीता का जन्मदिन था, इसलिए रीना, वैदेही और बाकी लोगों का न आना बहुत सामान्य था। रुद्र ने हॉल में मौजूद इन लोगों को देखा और महसूस किया कि वो असल में उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इसलिए वो डाइनिंग कार्ड के पास गया, एक टुकड़ा केक उठाया और उसे चखने लगा। ये तो मानना पड़ेगा कि इस होटल के पेस्ट्री का स्वाद बहुत अच्छा था। रुद्र ने रात का खाना नहीं खाया था, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर कुछ खा सकता था। लेकिन रुद्र अभी खा ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक मीठी आवाज आई। रुद्र ने अनजाने में मुड़कर देखा तो वो महर थी, जो उनकी क्लास की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। इस समय महर उसके पीछे खड़ी थी। रुद्र के न्यूटाउन यूनिवर्सिटी आने के बाद वो शायद ही कभी कॉलेज गया हो, इसलिए रुद्र सिर्फ विवेक और बाकियों को ही जानता था। अब तक उसने महर से कभी कोई बातचीत नहीं की थी। उन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। इसलिए जब रुद्र ने देखा कि महर ने खुद उससे बात करने की पहल की है, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी याद में महर हमेशा बहुत ठंडी और अकेली रहने वाली थी। वह क्लास में दूसरों से बात करना पसंद नहीं करती थी। महर ने आज एक काला इवनिंग गाउन पहना हुआ था, जिससे वो बहुत लंबी दिख रही थी। उसका नाजुक और खूबसूरत चेहरा एक शाही और शांत आभा बिखेर रहा था, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वह एक अमीर परिवार की बेटी है। महर ने पहल करके रुद्र की तरफ चलना शुरू किया और कहा, तो बबीता तुम्हें यहां बुलाने के लिए आज क्लास में आई थी। हाँ, ठीक कहा। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर महर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी दावत में शामिल होने आए हो? हाँ, मेरे पिता और बबीता के पिता बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन चूंकि आज मेरे पिता फ्री नहीं हैं, इसलिए मैं अकेली आई हूं। महर एक पल के लिए रुकी और फिर आगे कहा, दरअसल जब मैं इस दावत में शामिल होने आई तो मुझे थोड़ा बोरियत महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहां मिलूंगी। मैं भी काफी बोर हो रहा हूं। मुझे इस तरह के आयोजन खास पसंद नहीं है, लेकिन बबीता ने बुलाया इसलिए आना पड़ा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। महर ने रुद्र को सिर से पैर तक देखा और धीमी आवाज में पूछा, रुद्र, बबीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम बस दोस्त हैं, रुद्र ने जवाब दिया। ओह, समझी। महर ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। रुद्र ने देखा कि महर थोड़ी परेशान लग रही है और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? दरअसल कुछ खास नहीं है, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि बबीता का एक चाहने वाला है जिसका नाम चंदन खत्री है। वो आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम ध्यान रखना, महर ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर चंदन ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे एक थप्पड़ मारकर भगा दूंगा, रुद्र ने हल्के से कहा। तुम इतनी शेखी क्यों बघारते हो? महर ने लाचारी भरी मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखा और आगे कहा, मुझे लगा था कि तुम काफी रहस्यमय हो और मैं तुम्हारे बारे में उत्सुक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शेखीबाज होगे। तुम जैसी देवी मुझ जैसे गरीब हारा हुआ आदमी के बारे में उत्सुक हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हारा हुआ आदमी नहीं हो। महर ने धीरे से सिर हिलाया। रुद्र उसके शब्दों पर हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम हमारी क्लास के बाकी लड़कों से अलग हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा भाव है। ये अजीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम्हारे पास जरूर कोई राज होगा। महर ने गंभीरता से रुद्र को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इतनी ऑब्जर्वेंट
ध्यान देने वाली होगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं आमतौर पर फ्री रहती हूं, इसलिए मुझे हमारी क्लास के छात्रों को देखना पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ऐसा शौक होगा। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी जिज्ञासा थी और फिर उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम हमारी क्लास के शैलेंद्र के साथ रिलेशनशिप में हो। क्या यह सच है? शैलेंद्र हमेशा मेरा पीछा करता रहा है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी मेरी अभी डेटिंग करने की कोई योजना नहीं है। मैं भविष्य में मनोरंजन उद्योग में जाने की योजना बना रही हूं। मैं अनुपमा जैसी एक बड़ी स्टार बनना चाहती हूं। महर ने मासूमियत से रुद्र को देखा। मैं अनुपमा को जानता हूं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी शेखी क्यों बढ़ाते हो? मेरे दिल में जो तुम्हारी रहस्यमय छवि थी वो अब खत्म हो गई है। महर ने मुंह फुलाया, तो हो जाने दो, मैं वैसे भी बहुत रहस्यमय नहीं हूं। रुद्र मुस्कुराया। उसने केक का एक टुकड़ा उठाया और महर को देते हुए कहा, क्या तुम इसे चखना चाहोगी? इसका स्वाद काफी अच्छा है। ठीक है। महर ने जल्दी से सिर हिलाया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि महर वास्तव में काफी अच्छी लड़की थी। उसके साथ रहना बहुत आरामदायक था, लेकिन उसका स्वभाव लोगों को यह भ्रम देता था कि उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। रुद्र को यह भी एहसास हुआ कि महर असल में बहुत मासूम थी। उसकी सोच भी बहुत सरल थी, सिर्फ छोटी लड़कियों वाली नादान सोच। इस बात पर रुद्र को थोड़ी हंसी आई। बाहर से शांत और घमंडी दिखने वाली महर अंदर से दरअसल एक छोटी लड़की थी। इस समय देवांश और चंदन रुद्र को घूर रहे थे। मिस्टर खत्री, क्या ये लड़का सिर्फ एक आम इंसान नहीं है? ये सौरभ की बेटी को कैसे जानता है? देवांश ने महर को देखने के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। वो सौरभ जैसे किसी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। तुम किस बात से डरते हो? चंदन के चेहरे पर थोड़ा तिरस्कार का भाव था। फिर उसने भौहें सिकोड़कर कहा, मैंने उनकी जांच कर ली है। रुद्र और महर सहपाठी हैं। जब वे मिलते हैं तो क्या उनका बात करना सामान्य नहीं है? ओह, मैं समझा। यह सुनकर देवांश ने राहत की एक लंबी सांस ली। फिर उसने आगे कहा, अगर ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? चंदन ने आंखें सिकोड़कर और धीमी आवाज में पूछा, मिस्टर खत्री, क्या आप अभी भी मेरे काम करने के तरीके के बारे में चिंतित हैं? मैंने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया है। जैसे ही सभी यहां आ जाएंगे, मैं तुरंत अपना काम शुरू कर दूंगा। उस समय हम बस इंतजार करेंगे और एक अच्छा तमाशा देखेंगे। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। चंदन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर आंखें सिकोड़कर रुद्र को देखा। उसका चेहरा बहुत उदास था। इसी बीच रुद्र और महर खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी एक सुरीली आवाज गूंजी। आज रात की मुख्य किरदार बबीता आखिरकार आ गई। आज बबीता ने एक सफेद इवनिंग गाउन पहना हुआ था, हल्का मेकअप और एक जोड़ी नाजुक ईयररिंग्स। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए सबकी निगाहें बबीता पर टिक गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। आज बबीता कितनी सुंदर लग रही है। महर खुद को आहें भरने से रोक नहीं पाई। हाँ, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम मोहित हो गए? महर ने तुरंत पूछा। मोहित होने की क्या बात है? मेरी पहले ही गर्लफ्रेंड है, रुद्र ने बेप्सी से कहा। ओह, महर ने सिर हिलाया और आगे कहा, केवल कच्चे दिमाग वाले ही इतनी कम उम्र में प्यार में पड़ते हैं। महर, मैं बहुत पहले ही एडल्ट हो चुका हूं। ठीक है, ये कम उम्र में प्यार में पड़ना कैसे हुआ? रुद्र ने झुंझलाहट में कहा, मेरे लिए पढ़ाई करते वक्त किया गया कोई भी प्यार पपी लव ही कहलाता है। महर ने गंभीरता से कहा। रुद्र बेहद निशब्द था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बबीता के आते ही सब लोग तुरंत उसे घेरने लगे और अपने तैयार किए हुए तोहफे निकालने लगे। रुद्र जानता था कि ये तोहफे बहुत महंगे थे, जबकि उसने तो बस एक ज्वेलरी स्टोर से एक प्लैटिनम का हार खरीदा था। इन लोगों के तोहफों के मुकाबले रुद्र का तोहफा जाहिर तौर पर बहुत शैबी, घटिया था।
बाकी लोगों द्वारा दिए गए तोहफों की कीमत शायद 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी। बबीता भी इस तरह की स्थिति की आदी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उसने सबके साथ छोटी मोटी बातचीत शुरू कर दी। रुद्र को बबीता को तोहफा देने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने सोचा कि जब बबीता के आसपास कम लोग होंगे तब वह जाएगा। हालांकि इसी समय चंदन खत्री बबीता के पास आया और धीरे से बोला, बबीता, जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये कहते हुए चंदन ने एक शानदार डिब्बा निकाला और बबीता को दिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बबीता ने हाथ बढ़ाया और डिब्बा ले लिया। बबीता, जल्दी खोलो और देखो मिस्टर खत्री ने तुम्हें क्या दिया है। बबीता की सबसे अच्छी दोस्त बहुत उत्सुक लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, हाँ, मुझे भी आश्चर्य है कि मिस्टर खत्री ने तुम्हें क्या दिया होगा। बाकी सब भी उत्सुक थे। जब बबीता ने सबकी बातें सुनी तो वह मना करने में बहुत शर्माई, इसलिए उसने सबके सामने डिब्बा खोल दिया। डिब्बे में एक बहुत सुंदर घड़ी थी और उसके डायल पर बबीता का नाम खुदा हुआ था। यह पटेक फिलिप का लिमिटेड एडिशन मॉडल है। हे भगवान, ये घड़ियां दुनिया में 10 से ज्यादा नहीं होंगी। इस घड़ी की कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी। पैसा होने पर भी शायद यह घड़ी खरीदना मुश्किल है। आखिरकार दुनिया में यह केवल 10 ही है। मिस्टर खत्री को यह घड़ी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। सबने ईर्ष्या से बबीता को देखा। हालांकि बबीता बहुत शांत थी। उसने चंदन को धन्यवाद कहा और फिर घड़ी को एक तरफ रख दिया, जैसे कि वो उसे लाखों का तोहफा नहीं मानती थी। जब चंदन ने देखा कि उसके ध्यान से चुने हुए तोहफे को बबीता ने एक तरफ रख दिया है तो उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से उतर गया। हालांकि वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। वो बस त्योरी चढ़ाकर मुड़ा और चला गया। 10 मिनट बाद बबीता के आसपास लोगों की संख्या आखिरकार काफी कम हो गई। थोड़ा हिचकिचाने के बाद रुद्र बबीता के पास गया और उसने अपना तैयार किया हुआ तोहफा उसे सौंप दिया। उसने धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक हो। मैं जल्दबाजी में था, इसलिए तुम्हारे लिए कोई महंगा तोहफा नहीं चुन पाया। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मैं भला तुम्हारे तोहफे को कैसे नापसंद कर सकती हूं। बबीता को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उसके लिए तोहफा लाएगा। उसने खुशी से जवाब दिया और फिर खुद आगे बढ़कर तोहफा ले लिया। इस बार किसी ने उसे खोलने के लिए नहीं कहा, फिर भी बबीता ने खुद ही डिब्बा खोल दिया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि डिब्बे में सिर्फ एक बहुत ही साधारण प्लेटिनम का हार है तो सबके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। आखिरकार बबीता जैसी अमीरजादी के पास ऐसी चीजों की क्या कमी होगी। और तो और रुद्र का तोहफा वाकई में थोड़ा ज्यादा ही शैबी, साधारण था। दूसरे लोगों के तोहफों के मुकाबले इसे देखना भी मुश्किल था। हालांकि बबीता बेहद खुश थी। उसने अपने गले से क्रिस्टल पेंडेंट उतारा और रुद्र का प्लेटिनम हार पहन लिया। उसने रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, रुद्र, तुम्हें क्या लगता है, ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? बबीता के आसपास के लोग ये नजारा देखकर तुरंत अवाक रह गए। वे उलझन में थे। बबीता ने चंदन द्वारा दिए गए महंगे तोहफे को देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन अब रुद्र ने उसे एक बेहद साधारण प्लेटिनम का हार दिया था। फिर भी बबीता इतनी खुश थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा दूर चंदन ने ये नजारा देखा तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर उसके मुंह पर तमाचा था। उसने इतनी मेहनत सिर्फ ये घड़ी खरीदने के लिए की थी, फिर भी बबीता ने उसे देखा तक नहीं और मेज पर फेंक दिया। रुद्र ने बस यूं ही एक प्लैटिनम का हार खरीद लिया, पर बबीता को वो इतना पसंद आया, चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। असल में बबीता जैसी लड़की की नजर में उसे बचपन से किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। कुछ महंगी घड़ियां और ज्वेलरी आम लड़कियों की नजरों में बहुत कीमती हो सकती है, लेकिन उसकी नजरों में वे साधारण तोहफों से अलग नहीं थी। बबीता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसे क्या दिया गया है, क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे सिर्फ तोहफा देने वाले शख्स से फर्क पड़ता था। रुद्र का तोहफा मिलने के बाद बबीता ने बाकी तोहफे उठाए और वहां से चली गई।
शायद वह उन्हें रखने गई होगी। चंदन ने देवांश की ओर मुड़कर देखा और धीरे से कहा, तुम अपनी योजना कब शुरू करोगे? मिस्टर खत्री, मेरे लोग आ चुके हैं। देवांश चंदन का गुस्सा महसूस कर सकता था, इसलिए उसने घबराए हुए लहजे में तुरंत जवाब दिया, जब तुम्हारे लोग आ चुके हैं तो तुम अभी भी यहां क्या कर रहे हो? क्या हमें उसके हरकत करने से पहले जन्मदिन की पार्टी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? चंदन ने कांपती आवाज में चिल्लाया, हम यह काम करवा देंगे। देवांश ने सिर हिलाया और अपने बगल की लड़की से कुछ कहा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद लड़की ने हल्के से सिर हिलाया और रुद्र की ओर चल पड़ी। क्या तुम जिस औरत को लाए हो वो यह काम कर पाएगी? देखो तो वो कितनी घबराई हुई लग रही है। चंदन ने उलझन भरे अंदाज में लड़की की पीठ को देखा। मिस्टर खत्री, चिंता मत कीजिए, यह औरत मेरे साथ 6 महीने से ज्यादा समय से है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये पहला मौका है जब उसने ऐसा कुछ किया है, इसलिए उसका थोड़ा नर्वस होना अजीब नहीं है। देवांश ने आत्मविश्वास से कहा। चंदन ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोला। ये लड़की नायरा थी और वह न्यू टाउन एकेडमी ऑफ आर्ट की छात्रा थी, लेकिन उसकी मुलाकात संयोग से देवांश से हुई। देवांश को नायरा पसंद आ गई और फिर उसने लगन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि नायरा का उस समय पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसने कई बार देवांश को ठुकरा दिया। आखिरकार देवांश के पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उसने नायरा के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह पीटा। फिर उसने नायरा के बॉयफ्रेंड को धमकाया कि वह नायरा को नशा देकर देवांश के बिस्तर पर भेज दे। इस घटना के बाद देवांश ने नायरा को $1,00,000 दिए, लेकिन नायरा ने पुलिस को बुलाने पर जोर दिया। तब देवांश ने नायरा के माता पिता को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया और नायरा से वादा किया कि अगर वो उसकी मालकिन बनी रहती है तो वो उसे अपनी पारिवारिक कंपनी में एक अच्छी नौकरी दिलवाएगा और हर महीने नायरा को $1,00,000 देगा। नायरा एक सामान्य परिवार में पैदा हुई थी। वह जानती थी कि वह देवांश जैसे व्यक्ति के खिलाफ जीत नहीं सकती। अगर वह पुलिस को बुलाती तो उसके माता पिता भी फंस सकते थे। इसके अलावा $1,00,000 प्रति माह उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार नायरा के पास देवांश की मालकिन बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब नायरा देवांश के परिवार की कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव थी और उसकी सालाना सैलरी कम से कम $1 मिलियन थी। इसके अलावा जो रहने सहने का खर्च देवांश उसे हर महीने देता था, वो भी काफी बड़ी रकम बन जाती थी। इसलिए नायरा के मन में बस एक ही विचार था, जब देवांश उससे ऊब जाएगा तो वह देवांश को छोड़कर किसी भी आम आदमी से शादी कर लेगी। इस तरह वो एक चिंता मुक्त जीवन जी सकती थी। जहां तक इस अतीत की बात है, नायरा स्वाभाविक रूप से इसका जिक्र किसी से नहीं करेगी। नायरा और देवांश एक ऐसी स्थिति में थे जहां वे दोनों वही ले रहे थे जो उन्हें चाहिए था। दोनों एक दूसरे से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे, इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि ये सही था या गलत। देवांश ने अभी अभी नायरा को बुलाया था और उसे एक बहुत ही जरूरी काम सौंपा था। जब तक नायरा इस काम को पूरा कर देती, देवांश ने उसे शहर के बीचों बीच एक घर खरीद कर देने का वादा किया था। सिर्फ एक नाटक करने के बदले में उसे घर मिल सकता था, इसलिए ये नायरा के लिए बहुत आकर्षक था। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। हालांकि नायरा देवांश की मालकिन थी, वो एक साधारण इंसान थी, इसलिए इस मिशन का सामना करते समय वो अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। एक पल बाद नायरा आखिरकार रुद्र के पास पहुंची। इस समय नायरा रुद्र से 5 मीटर से भी कम दूरी पर थी। जब उसने रुद्र को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह सहज रूप से रुक गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह जो कर रही थी वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला काम था। इसलिए वो थोड़ा असमंजस महसूस करने लगी। ज्यादा दूर नहीं, चंदन इस दृश्य को देखकर माथे पर बल डाले बिना नहीं रह सका। उसने दबी आवाज में कहा, देवांश, वो औरत चल क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं पता। देवांश भी इस समय बहुत उलझन में था। उसने माथे पर बल डालकर जवाब दिया। इस समय नायरा ने आखिरकार अपना मन बना लिया था। वह जानती थी कि अगर वह इस मिशन को पूरा नहीं कर पाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
इसलिए उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। नायरा एक बार फिर रुद्र की ओर बढ़ी, हालांकि शायद इसलिए कि नायरा बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने पैरों के नीचे की सीढ़ियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना संतुलन खो दिया और एक कोमल चीख के बाद जमीन पर गिर गई। लानत है, ये तो बिल्कुल ही निकम्मी है। जब चंदन ने यह देखा तो उसने दांत पीस कर कोसा। वो अगब बुला था। देवांश का चेहरा भी उतर गया। आखिरकार नायरा रुद्र तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो गिर गई। लेकिन इस समय चंदन को फिर से उम्मीद दिखाई दी। जब रुद्र ने नायरा को गिरते देखा तो वो उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। नायरा एक पल के लिए हैरान हुई, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे टखने में मोच आ गई होगी। खड़ी होकर चलकर देखो कि क्या तुम चल सकती हो। रुद्र ने नायरा की ओर देखा और आगे कहा। जब नायरा ने रुद्र की बात सुनी तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उसने नहीं सोचा था कि रुद्र इतना दयालु होगा। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने उसे काफी समय से दया और चिंता नहीं दिखाई थी। हालांकि वह यहां रुद्र को फंसाने आई थी। नायरा को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे माफ करना, नायरा ने रुद्र से फुसफुसाकर कहा। माफ करना? नायरा की बात सुनकर रुद्र हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में उलझन की एक झलक आई। नायरा ने उस समय का फायदा उठाया जब रुद्र असमंजस में था। अपनी कमीज के बटन खोले और अपने बालों को बिगाड़ लिया। वो रुद्र की बाहों में झुकी और चिल्लाई, मुझे मत छुओ। जब रुद्र ने नायरा की बात सुनी तो वो तुरंत हक्का बक्का रह गया। वो तो बस दया के नाते नायरा को उठाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ये कहेगी कि वो उसका फायदा उठा रहा है। मैम, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? रुद्र ने नायरा की ओर देखा और समझाने की कोशिश की। तुम बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? नायरा ने रुद्र का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं सुना और चिल्लाई। आसपास के सभी लोग देखने लगे और वे बहुत उलझन में थे। यह स्पष्ट था कि यह रुद्र को अपमानित करने की देवांश की योजना थी। चंदन को इस मामले में शुरू से अंत तक शामिल होने की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से चंदन पर शक नहीं किया जाएगा। देवांश भी इस मौके का फायदा उठाकर रुद्र को एक सबक सिखाएगा। अगर लोधी फैमिली को पता चला कि रुद्र ने बबीता की जन्मदिन पार्टी में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है तो रुद्र के बारे में उनकी राय गिर जाएगी। इस स्थिति में रुद्र फिर कभी बबीता के करीब नहीं जा पाएगा। हाँ, ये देखकर कि देवांश की योजना सफल हो गई है, चंदन छिपी हुई मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मन ही मन आह भरी, रुद्र, ओह रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? मेरे पास तुम्हें तबाह करने के लिए 1000 तरीके हैं। रुद्र ने नायरा को देखा और वो हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसे तुरंत समझ आ गया कि माजरा क्या है। लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। रुद्र ने धीरे से आह भरी और फिर पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। आखिर में रुद्र की नजर चंदन पर पड़ी, क्योंकि हॉल में इतने सारे लोग थे, लेकिन चंदन ही अकेला था जिससे रुद्र का झगड़ा या मनमुटाव था। इसलिए रुद्र समझ गया कि उसे फंसाने वाला चंदन ही है। देवांश तेजी से रुद्र के पास भागा और नायरा से पूछा, डार्लिंग, क्या हो रहा है? नायरा चिल्लाकर बोली, मैं अभी गलती से गिर गई थी और ये आदमी मुझे उठाने के लिए आया, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और अभी मेरे सीने को छुआ भी। रुद्र ने नायरा को देखा और हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि ये औरत एक्टिंग करने में बहुत खराब थी। अगर रुद्र ने सच में अभी नायरा के साथ बदतमीजी की होती तो वो इस वक्त इतनी शांत कैसे रह सकती थी? हालांकि नायरा की एक्टिंग काफी खराब थी, लेकिन देवांश की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसने रुद्र को घूरकर देखा और भयंकर तरीके से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? इस वक्त आसपास के लोगों ने यहां हो रहे हंगामे को सुना, इसलिए वे सब रुद्र के चारों ओर जमा हो गए। वहां मौजूद सभी लोग खुद को सफल मानते थे, इसलिए भले ही उन्होंने निजी तौर पर बहुत गंदे काम किए हो, ऐसे समय में उन्हें नेक बनने का ढोंग करना ही पड़ता था।
उन्हें भी एक औरत के साथ बदतमीजी करने के रुद्र के व्यवहार से घिन आ रही थी। आखिर अगर उसे सच में कोई औरत चाहिए थी तो वो ढूंढ सकता था। उसे बदतमीजी करने का सहारा क्यों लेना पड़ा? इसलिए सब लोग रुद्र को तिरस्कार की नजर से देख रहे थे। रुद्र ने देवांश से बिना किसी भाव के पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इसके साथ बदतमीजी की? सबूत? जब देवांश ने रुद्र की बात सुनी तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने अपने होंठ भींचे और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को देखो। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? क्या मुझे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करते हुए देखना होगा तभी उसे बदतमीजी माना जाएगा? कृपा करके रास्ता दे, रास्ता दे। हालांकि इसी पल एक महिला की आवाज आई। जब बबीता ने इतने सारे लोगों को उन्हें घेरे हुए देखा तो वह देखने आई कि क्या हो रहा है। हालांकि जब उसने देखा कि मुसीबत में रुद्र है तो वो अचानक घबरा गई और भीड़ को चीरती हुई तेजी से बाहर निकली। बबीता ने पूछा, क्या हो रहा है? देवांश चिल्लाया, मिस लोधी, इस आदमी ने मेरी गर्लफ्रेंड के गिरने का फायदा उठाया और उसके साथ बदतमीजी की। जब बबीता ने देवांश को देखा तो उसकी आंखों में लाचारी झलक गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि देवांश कोई अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि बबीता का रुद्र से ज्यादा मेलजोल नहीं था, फिर भी बबीता को लगा कि रुद्र ऐसा काम नहीं कर सकता। जब उसने चंदन को किए गए फोन कॉल के बारे में सोचा तो बबीता तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। यह साफ था कि वो फिर से रुद्र को फंसाने की साजिश रच रहा था। बबीता ने गहरी सांस ली और देवांश को सिर से पांव तक देखा। उसने देवांश से बिना किसी भाव के कहा, क्या तुमने अभी कहा कि रुद्र ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की? देवांश ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, रुद्र ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की। बबीता ने अपनी बड़ी बड़ी भीगी आंखों से पूछा, ठीक है, अब मुझे सबूत दिखाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रुद्र ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की? देवांश की आंखों में एक अजीब सा भाव झलक गया। मैं ये देखकर कि देवांश थोड़ा दोषी महसूस कर रहा है, बबीता ने जल्दी से बात जारी रखी। देवांश, ये मत भूलो कि इस हॉल में निगरानी कैमरे, सर्वेलेंस कैमरास लगे हैं। मैं अभी जाकर फुटेज चेक करवा सकती हूँ। देवांश हकलाया। अभी इतने सारे लोग मौजूद थे, वे सब ये साबित कर सकते हैं कि रुद्र ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की। बबीता ने ताना मारते हुए और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तो बताओ, कौन साबित कर सकता है? एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वे सब अपनी जगह पर खड़े रहे और कोई कुछ नहीं बोला। हालांकि उन सभी ने नायरा को यह चिल्लाते हुए सुना था कि रुद्र उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन किसी ने भी रुद्र को सच में नायरा के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था। ऐसी परिस्थितियों में किसी ने भी सामने आकर बकवास बोलने की हिम्मत नहीं की। पल भर में देवांश का चेहरा उतर गया। उसने चंदन की तरफ देखा, मानो चंदन से मदद मांग रहा हो। हालांकि चंदन ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बबीता को पता चले कि इस सब में उसका हाथ है। मैं साबित कर सकती हूँ। जैसे ही देवांश निराश महसूस कर रहा था, एक आवाज आई। जब सबने ये आवाज सुनी तो वे मुड़े और देखा कि एक लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर भीड़ में से बाहर निकल रही है। जब रुद्र ने इस लड़की को देखा तो वह तुरंत दंग रह गया। ये लड़की कोई और नहीं, अनीता थी, जिसे रुद्र ने कॉलेज में नाराज किया था। अनीता ने रुद्र को तिरस्कार से देखा और फिर कहा, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि रुद्र ने अभी इस औरत के साथ बदतमीजी की। मेहर ने अनीता की तरफ देखा और उसकी आंखों में उलझन झलक गई। वह जानती थी कि रुद्र और अनीता के बीच कुछ अनबन थी। बबीता ने लाचारी से पूछा, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? अनीता ने चिल्लाकर कहा, बेशक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रुद्र ने इस औरत के साथ बदतमीजी की है। जब हम कॉलेज में थे तो रुद्र ने मेरे साथ भी बदतमीजी की थी। अनीता की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक बार फिर चौंका दिया। अभी अभी उन्हें इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या अनीता सच बोल रही थी। हालांकि जब अनीता ने यह कहा तो सबने मान लिया कि वह सच बोल रही है। आखिरकार कोई भी ऐसी बात पर मजाक नहीं करेगा।